नमस्कार। भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन नई दिल्ली के तत्वावधान में इस फेसबुक व्याख्यान पर आप सबका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज छत्रपति शाहू जी महाराज की 146वीं जयंती है और इस जयंती पर्व पर हम राजर्षि शाहू के जीवन, कार्य और विचारों की समकालीन प्रस्तुतता पर विचार करने वाले हैं। सबसे पहले इस विचार के पूर्व हम सभी पिछड़ा शोषित वर्ग की ओर से क्रांतिकारी शाहू जी का शत शत नमन करते हैं और उनका अभिवादन भी करते हैं। दोस्तों, छत्रपति शाहू जी महाराज का जीवन, कार्य और विचार, इस पर जब हम विचार करते हैं तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि शाहू जी का आविर्भाव जिस काल में हुआ, उस समय भारतवर्ष में चंद रियासतदार ऐसे थे कि जिन्होंने तरक्की पसंद कारोबार किया। उसमें जैसे शाहू जी थे, वैसे इसके पूर्व बड़ौदा में सयाजीराव गायकवाड़ थे। उधर त्रावणकोर में राजा वर्मा थे। ये ऐसे चंद रियासतदार थे कि जिन्होंने जनता की ख्वाहिशों, उनके दुख दर्दों को अपनाया और उसके अनुसार राज कारोबार किया। संवेदनशीलता नाम की जो बात होती है दोस्तों, वो चंद राजाओं में पाई जाती है। ऐसे चंद राजाओं में छत्रपति शाहू जी महाराज एक है। उनका जन्म 1874 में हुआ। उनका दत्तक विधान 1884 में संपन्न हुआ, जब वे 10 साल के थे। कारोबार चलाने की क्षमता उनमें नहीं थी, शिक्षा दीक्षा चल रही थी। फिर जब वे जवान हुए, होश संभाला उन्होंने, तो 1894 में 20वीं उम्र में उन्होंने विधिवत कोल्हापुर रियासत का कारोबार करना शुरू कर दिया। उनके कारोबार की ये विशेषता रही है कि वे विभिन्न क्षेत्रों के जो सलाहकार थे, उन सलाहकारों से मशविरा करते थे और ये देखा करते थे कि जनता को सुख कैसे पहुंचे। उनकी जो सारी कारोबार की दारोमदार थी, वह अपने मंत्रियों के साथ, सरदारों के साथ, सलाहकारों के साथ वे जनता से भी निरंतर संपर्क रखा करते थे। ऐसे छोटे छोटे प्रसंग उनके जीवन में आपको दिखाई देंगे कि आम आदमी के साथ ये राजा होकर भी आम व्यक्ति जैसा व्यवहार करता था। छत्रपति शाहू जी महाराज के व्यक्तित्व की ये गरिमा थी, ये विशेषता थी कि वे सबके साथ मिलनसार रहते, संवाद रखते और ये देखते कि जनता का दुख दर्द क्या है। पिछड़े वर्ग की जहाँ तक हिमाकत का सवाल है, वे उनके हिमायती बनकर ही उपस्थित हुए। ये दुर्भाग्य की बात है कि उनको कारोबार का समय बहुत कम मिला। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 1894 में आपने कारोबार करना शुरू कर दिया और आपका इंतकाल 1922 को हुआ। इसका मतलब यह है कि सिर्फ 3 दशक इस राजा को कारोबार के लिए मिले। लेकिन 3 दशकों में दोस्तों
उन्होंने जिस तरह का कारोबार किया, जिस तरह की तरक्की की, जिस तरह के परिवर्तन किए, उन परिवर्तनों से ये स्पष्ट होता है कि यह राजा पिछड़े शोषित वर्ग का हिमायती, उनका हितरक्षक राजा था। आज जब हम 146वीं जयंती पर शाहू जी का नमन और स्मरण करते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे महाराष्ट्र में यह दिन सामाजिक न्याय का दिन माना जाता है और सामाजिक न्याय के रूप में इसको हम मनाते हैं राज्य भर में। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में शाहू जी की जयंती सामाजिक न्याय दिन के रूप में मनानी चाहिए। इस वर्ष जब हम उन पर गौर करते हैं, उनके कार्य विचार की प्रस्तुतता पर, प्रासंगिकता पर, तो दो बातें मेरे दिमाग में कौंध उठती है। एक यह है कि पिछड़े वर्ग के जो हमारे नेता हैं, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, दोस्तों यह वही वर्ष है शतक का 1920 में शाहू जी महाराज ने अपनी रियासत में माणगांव नामक एक छोटे देहात में दक्षिण महाराष्ट्र बहिष्कृत वर्ग परिषद का आयोजन किया था और उसके प्रमुख अतिथि थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। उस परिषद में दो महत्वपूर्ण बातें दोस्तों हो गई। एक तो किसी राजा द्वारा बहिष्कृत वर्ग की परिषद का आयोजन करना अपने आप में अनूठी बात थी। दूसरी बात कि उन्होंने उसी तबके से उभरे हुए एक नेता को, उभर रहे नेता को परिषद का अतिथि बनाया। इस समय शाहू जी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्वागत, सम्मान करते हुए एक बात सारे पिछड़े वर्ग से कही थी। वो दोस्तों बात क्या थी? बात ये थी कि उन्होंने एक तर्क हमारे सामने किया था। आज तक पिछड़े वर्ग के कल्याण का कार्य करने वाले लोग अन्य जाति के रहा करते थे। महाराष्ट्र में महात्मा फुले ने इस परंपरा को छेद दिया और वे इस वर्ग के नेता बने। महात्मा फुले के बाद भारतवर्ष में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नेता बन के उभरे। उसकी जो बागडोर है, उसका जो शिलान्यास है, उसकी जो ध्वजा फहराने का काम है, वह 1920 के दक्षिण महाराष्ट्र बहिष्कृत वर्ग परिषद में हुआ। उस समय छत्रपति शाहू जी महाराज ने सारे पिछड़े वर्ग से एक आह्वान किया था। वह आह्वान क्या था दोस्तों? शाहू जी ने कहा था कि मैं एक तर्क आपके सामने उपस्थित करता हूँ। उन्होंने कहा कि प्रकृति में पंछी होते हैं और पशु भी होते हैं। कभी आपने देखा है कि पक्षियों का नेता पशु है? क्या कभी आपने देखा है कि पशुओं का नेता पंछी है? फिर हम क्यों न उस तर्क के आधार पर अपने ही जाति का नेता चुने और उसकी मातहती में अपने तबके के विकास की नीति निर्धारित करें, उसका एक विकास का आलेख तैयार करें। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह वर्ष छत्रपति शाहू जी ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को दलितों का नेता बनाने का यह शताब्दी वर्ष है। एक बात। दूसरी बात दोस्तों, शाहू जी ने अपनी रियासत में 20वीं शती
के प्रारंभ में 1901 को एक अभियान चलाया था। 20वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल दोस्तों शिक्षा दीक्षा की दृष्टि से विषम काल था। वो काल कैसा था कि मुट्ठी भर लोग शिक्षा दीक्षा लेते थे और वही समाज पर अधिकार जताते थे। बाकी सारी जनता जब काला अक्षर भैंस बराबर थी तो मुट्ठी भर पंडित पुरोहित जो बताते वही हमारा भविष्य होता था। शाहू जी ने अपनी रियासत में सभी धर्मों और सभी जातियों के छात्रावास खोले। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शाहू जी ने 1901 से लेकर 1920 तक 20 ऐसे छात्रावास खोले कि जो विभिन्न धर्म के थे और विभिन्न जाति के थे। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सभी वर्ग के धर्मों के लिए अलग अलग छात्रावास उन्होंने खोले। कांक्षा ये थी, लक्ष्य ये था कि सभी धर्म के समुदाय के लोग शिक्षित बनकर अपने अपने धर्म का विकास करें। दूसरी तरफ उन्होंने समाज की जो जाति धारणा थी, जाति विभाजन था समाज का, उसको लेकर उन्होंने देखा कि ब्राह्मण वर्ग के भी छात्रावास उन्होंने खोले। सारस्वत ब्राह्मणों का छात्रावास शुरू किया, कायस्थ प्रभुओं का छात्रावास शुरू किया। साथ ही साथ उन्होंने बहुजन वर्ग के छात्रावास खोले। क्षत्रिय, मराठा, इनके लिए उन्होंने छात्रावास खोले। आज जिनको हम ओबीसी कहते हैं, ऐसे वर्ग के लोगों के लिए भी उन्होंने कितने सारे छात्रावास खोले। बढ़ाइयों के लिए अलग छात्रावास, नाइयों के लिए अलग छात्रावास, दर्जियों के लिए अलग छात्रावास। कोई समाज का तबका ऐसा उन्होंने नहीं छोड़ा कि जिनके लिए उन्होंने छात्रावास नहीं खोले। योजना क्या थी दोस्तों कि समाज का कोई तबका अशिक्षित न रहे। आज हम 2020 में कोल्हापुर का नक्शा देखते हैं, कोल्हापुर की समाज विकास की स्थिति देखते हैं, तो मैं दोस्तों आपको बड़े गर्व के साथ ये बताना चाहूँगा कि कोल्हापुर रियासत में या आज के कोल्हापुर ज़िले में समाज का कोई ऐसा तबका नहीं जो शिक्षित नहीं, जो संपन्न नहीं और जो समाज के तरह तरह के क्षेत्रों का नेता नहीं। यह एक नरेश की विकास दृष्टि थी। राजर्षि छत्रपति शाहू जी ने ये जो छात्रावास का अभियान खोला 1901 को, 1920 में उसकी परिपूर्ति हो गई और 20 छात्रावास उन्होंने खोले, जिसमें पिछड़े वर्ग के लिए भी अलग अलग छात्रावास थे। यह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 100 वर्ष के बाद इन बातों पर जब हम गौर करेंगे तो हमें आज दोस्तों क्या दिखाई देता है। 100 वर्ष के पहले का काल जाति जाति में दीवारों का काल था। 100 वर्ष के पहले का काल धर्मों धर्मों में दीवार का काल था। महात्मा फुले, डॉक्टर अंबेडकर, शाहू जी महाराज, सयाजीराव गायकवाड़ जैसे समाज सुधारकों ने जो काम किया, उसके आधार पर मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि 100 वर्ष के बाद का आज का भारतीय समाज है। इस समाज में छूताछूत खत्म हो गई है, आरक्षण मिल गया है, शिक्षा दीक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार हो गया है। लेकिन मैं देखता क्या हूँ दोस्तों, ये जो सारे छात्रावास है, उस समय 100 वर्ष के पहले हम में रोटी बेटी का व्यवहार नहीं था। हम एक दूसरे जाति को अस्पर्श मानते थे। मैं पिछड़े वर्ग की बात बताता हूँ।
पिछड़े वर्ग में भी जो महार समुदाय के थे वो चमारों से रोटी बेटी व्यवहार नहीं करते थे। जाति पाति की दीवारें 100 वर्ष के पहले बड़ी मजबूत थी। पिछले 100 वर्षों में महात्मा फुले, शाहू जी महाराज और अंबेडकर जी की मातहती में उनकी विचारधारा के आधार पर हमने ये सारी दीवारें तोड़ दी और आज हम सारे समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे का व्यवहार करते हैं। लेकिन ये छात्रावास अपने अपने समुदाय, जात, धर्म पर ही अड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारा समाज प्रगल्भ और व्यापक कब होगा दोस्तों? जब इन सारे छात्रावासों में सभी जाति धर्म के लोग दाखिला ले पाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में जाकर ये जाति के छोटे छोटे द्वीप हमने बनाए हैं, छोटे छोटे तबके, मुझे ऐसा लगता है कि हम शिक्षित हो गए, भौतिक दृष्टि से हम समृद्ध हो गए, लेकिन हमने एक दूसरे को तहे दिल से अपनाया नहीं है। आज भी हमारे बीच जाति और धर्म का अहंकार, मैं तो उसको संकीर्णता ही कहूँगा दोस्तों। इन सब से मुक्त होकर एक विशाल मानव समुदाय के अंग के रूप में जब हम एक नहीं होंगे, मुझे परसों की अमेरिका की घटना याद आती है कि एक अश्वेत व्यक्ति की मृत्यु क्या हुई। श्वेत अश्वेत मिलकर रास्ते पर निदर्शन करने लगे। यह जो एक वंश विसर्जन के बाद की जो एकता है, ऐसी एकता धर्म विसर्जन और जाति विसर्जन की शुरू होनी चाहिए। जिस 21वीं सदी में दोस्तों हम जीते हैं, 21वीं सदी का ये तकाजा है, ये मांग है कि हम छोटे छोटे अपने दायरों से ऊपर उठकर एक विशाल मानव समुदाय के विकास की बात करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि वह शाहू जी की जयंती पर एक सही चिंतन मनन होगा। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज जी ने अपने कार्यकाल में पिछड़े वर्ग के लिए कितने सारे काम किए दोस्तों। 1917 में उन्होंने अपनी रियासत में अनिवार्य मुफ्त प्राथमिक शिक्षा का कानून बनाया। राजर्षि शाहू महाराज सिर्फ कानून बनकर चैन नहीं लेते थे। कानून बनाने के बाद उन्होंने दोस्तों क्या क्या किया? अभिभावकों के लिए उन्होंने एक आह्वान किया कि सारे अभिभावकों को चाहिए कि वे अपनी संतानों को स्कूल में दाखिला ले लें। ये विनम्र आह्वान था एक राजा होकर भी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इसको सख्ती से अमल में लाया। क्या किया दोस्तों उन्होंने? जो अभिभावक अपनी संतानों को स्कूल में नहीं भेजेंगे, उनके लिए उन्होंने उस समय जुर्माना भी जाहिर किया था। ये राजा अच्छे काम के लिए सख्ती से काम लेने वाला भी राजा था, क्योंकि उनको मालूम था कि जनता अशिक्षित है, अनपढ़ है, शोषित है, साधनहीन है। उनको उसका महत्व आज नहीं लेकिन 100 बरस के बाद मालूम होगा। इसके लिए उन्होंने ये कदम उठाया कि सख्ती से इस कानून का अमल हो। वह एक ऐसा समय था दोस्तों, 100 वर्ष के पूर्व का काल, कि उसमें स्पृश्यों के स्कूल अलग थे और अस्पृश्यों के अलग थे, यानी सवर्णों के स्कूल अलग और अवर्णों के स्कूल अलग। छत्रपति शाहू जी ने एक आदेश निकालकर ये जो भेद था स्कूलों का, वह नष्ट किया। कारण क्या था? समाज में जातीय संक्रमण तभी संभव है कि जब लोग साथ साथ पढ़ेंगे। आज हम 100 वर्षों के बाद दोस्तों देखते क्या हैं कि स्कूल की किसी डेस्क पर
जाति के आधार पर किसी को बैठने का अधिकार नहीं था। शाहू जी के काल में जो पिछड़े शोषित वर्ग के छात्र थे वो बरामदे में बैठते थे और सवर्ण कक्षा में बैठते थे। शाहू जी ने देखा तो उन्होंने आदेश निकाला कि यह विषम व्यवहार स्कूलों में बंद होना चाहिए। जो उस समय के डिप्टी थे, शिक्षाधिकारी थे, उनको उन्होंने ये काम सौंपा कि इस प्रकार की कोई विषमता किसी स्कूल में आपको दिखाई दे तो उसके साथ आप सख्ती से निपट लेने का अधिकार मैं आपको देता हूँ। तब जाकर आपको दोस्तों ऐसा दिखाई देगा कि आज हम जिस आसानी से जाति धर्म से परे जाकर एक दूसरे के साथ भाईचारे का व्यवहार करते हैं और मिलनसार होकर एक दूसरे की इज्जत करके, एक दूसरे की प्रतिष्ठा करके हमारे रोज़ाना संवाद और व्यवहार करते हैं, इसके पीछे शाहू जी का ये प्रयास था। तब जाकर ये दिन हमारी ज़िंदगी में दोस्तों आ गए। शाहू जी ने उस समय फासे फारदी नाम की एक जमात थी। ये जो पिछड़ा वर्ग था उनकी ये विशेषता थी कि गांव में जब भी किसी की चोरी होती थी तो ये बेरड़ फासे फारदी इन लोगों को गुनहगार माना जाता था, पैदाइशी इनको गुनहगार माना जाता था। गांव में चोरी भले ब्राह्मण करे, बहुजन करे, गिरफ्तारी सिर्फ फासे पारदी, बेरड़, मांग आदि लोगों की हुआ करती थी, पिछड़ा वर्ग की हुआ करती थी। शाहू जी ने एक अध्यादेश निकाला कि इस समुदाय के साथ ऐसा व्यवहार हो कि परंपरा से जन्म के आधार पर इनको गुनहगार नहीं मानना चाहिए। जो भी कोई पुलिस अधिकारी या पुलिस सिपाही इस प्रकार का व्यवहार करेगा तो उसके साथ शाहू जी महाराज सख्ती से निपटते थे। तब जाकर दोस्तों इस समुदाय की उपेक्षा खत्म हो गई। इतना ही नहीं, शाहू जी ने अपनी रियासत में इन लोगों को नौकरी दे दी। शाहू जी की दूरदर्शिता इस बात पर दोस्तों दिखाई देती है कि शाहू जी ने नौकरी में 50% आरक्षण अपने कार्यकाल में किया था। शाहू जी का बड़प्पन यह है। आज हमारे भारतवर्ष में 51% जो आरक्षण है उसका आधार शाहू जी का ये कानून था। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। शाहू जी की दूरदर्शिता इन छोटे छोटे कानूनों में, उपक्रमों में जैसे दिखाई देती है, वैसे बुनियादी तौर पर समाज कैसे बदलेगा इसकी चिंता अक्सर उन्हें सताया करती थी। उन्होंने समाज में होने वाला छूताछूत का जो व्यवहार था उसे मिटाने के लिए एक छोटी बात शाहू जी ने की थी। आज वो बड़ी बात है लेकिन उन दिनों वह क्रांतिकारी बात थी। गंगाराम कामले नाम के एक अछूत को उन्होंने होटल निकाल कर दिया। होटल शुरू करने के लिए बहुत मदद की। उस होटल में, जबकि वह पिछड़े और शोषित वर्ग का होटल था, समाज के उच्च वर्ग के लोग, उच्चभ्रू लोग वहाँ जाते नहीं थे। शाहू जी ने कुछ नहीं किया। वो सुबह सैर सपाटे के लिए जब निकलते थे तो गंगाराम कामले के होटल में जाते थे और अपने साथ सारे सवर्णों को ले जाते थे और गंगाराम को कहते थे कि गंगाराम मेरे साथ इनको भी चाय पिलाओ, ये भी आपके हाथ की चाय पिलेंगे। तो अस्पृश्य वर्ग को स्पर्शित करना, अस्पृश्य समुदाय को समाज की मझधार में लाना, यह जो दृष्टि है, सहेतुक प्रयास, दृष्टि के साथ प्रयास शाहू जी की एक अपनी विशेषता थी। क्योंकि ये सारे छोटे छोटे उपक्रम वे बस प्रदर्शन मात्र के लिए नहीं करते थे। आज हम राजकीय क्षितिज पर ऐसा देखते हैं कि बहुतेरे हमारे नेता बस प्रदर्शन मात्र के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करते थे। शाहू जी ने
घोषणाओं पर अपना ध्यान नहीं दिया, वे कृति पर अपनी सारी दारोमदार रखते थे और ये देखा करते थे कि बस कानून बनकर काम नहीं चलेगा। कानून जब तक अमल में नहीं लाता, कानून का प्रभाव तबके पर दिखाई नहीं देता, तब तक वे चैन की सांस नहीं लेते थे। उन दिनों एक मराठी में शब्द है बलुतेदारी, आज जिसको हम ओबीसी समुदाय कहते हैं, हिंदी में उसको हम लहनेदारी कहते हैं। हमारा ग्रामीण भारत था उन दिनों। ग्रामीण भारत में किसी के पास पैसे का साधन नहीं था। लोग नमक खरीदते थे गेहूं के बदले, लहसुन खरीदते थे प्याज के बदले, यानी वस्तु विनिमय का वह काल था। ये जो बलुतेदार समुदाय था, उनको जन्म के आधार पर तरह तरह की जिम्मेदारियां सवर्णों ने सौंपी थी। यह भी एक तरह का शोषण था कि वह अपने समुदाय में जन्मे, बढ़ई को बढ़ई का ही काम करना था, नाई को नाई का काम करना था, चमार को चमार का काम करना था, और वह एक तरह से वह उन पर सौंपा जाता था, लादा जाता था। लाद कर एक अनिवार्य अत्याचार की तहत लहनेदारी समुदाय पर जो तरह तरह के अत्याचार उस समय का बहुजन वर्ग और सवर्ण वर्ग करता था, उससे मुक्ति दिलाने के लिए शाहूजी महाराज ने इस प्रथा को बंद किया। ऐसी कितनी सारी प्रथाएं थी उस समय हमारे भारतवर्ष में कि तरह तरह की प्रथाएं, परंपराएं, इनके आधार पर पिछड़े वर्ग को शोषित बनाया जाता था। शाहू जी ने उसके लिए ये लहनेदारी प्रथा पर पाबंदी लगाने का अध्यादेश निकाला। इतना ही नहीं, इन वर्गों की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया, छात्रावास खोले। इस वर्ग के पास शिक्षा दीक्षा लेने के लिए पैसे नहीं थे। शाहू जी ने दोस्तों क्या किया कि समाज का जो भी गरीब है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड जो भी छात्र है, वो किसी समुदाय का हो, किसी धर्म का हो, उसे मुफ्त शिक्षा दिलाने का प्रावधान शाहू जी ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में अपनी रियासत में किया था। मुझे कभी कभी इस बात का 100 वर्ष के बाद आश्चर्य होता है कि 100 वर्ष के पहले इस आदमी ने ये सारे कानून कैसे अमल में लाए होंगे कि जब समाज बड़ा रिलक्टेंट था। ये सारे सुधार स्वीकारने की मानसिकता उस समय के समाज में नहीं थी। राजा के हाथ में जो राजदंड होता है, उस राजदंड का प्रयोग सख्ती से सामाजिक परिवर्तन करने के लिए करने वाला यह हमारा राजा शाहू जी छत्रपति, ये इस माने में अन्य रियासतदारों से अलग दिखाई देता है कि उन्होंने बुनियादी तौर पर समाज में तरक्की का जो प्रण किया था, प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा के आधार पर उन्होंने उसको अमल में लाने का काम किया। उस समय गांव का जो कारोबार था, देहातों का कारोबार था, वो चलाते कौन थे? आपको मालूम है कि पटेल, पाटिल, पटवारी ये गांव के मुखिया थे और ये सारे सवर्ण वर्ग के लोग थे। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि लहनेदारी समुदाय के लोगों को, बलुतेदार वर्ग से आने वाले लोगों को गांव का पटवारी, पाटिल बनाने का कानून शाहू जी ने उस समय किया। इतना ही नहीं, उस समय उन्होंने एक बड़ा दूरदर्शी कानून निर्माण किया था कि ऐसी कल्पना करो कि एक छोटा गांव है और उस गांव में चमारों की बस्ती अधिक है।
तो उस गांव का पटवारी चमारी होना चाहिए, ऐसा अध्यादेश 100 वर्ष के पहले शाहू जी ने निकाला था। कारण क्या था? आज हम लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र का आधार दोस्तों क्या होता है? बहुसंख्या। बहुसंख्या के आधार पर कारोबार करना, यह दृष्टि शाहू जी ने हमारे भारतवर्ष को दी थी। आज हम पंचायत राज की बात करते हैं। ये शाहू महाराज का पंचायत राज्य था कि जिस गांव में जिस समुदाय की बहुसंख्या है, उस बहुसंख्या से उस गांव का पाटिल पटेल पटवारी हो। इसका अर्थ क्या है? बहुजनों का लोकतंत्र उन्होंने उस समय 100 वर्ष के पहले अपनी रियासत में लाया। आज मैं देखता हूँ कोल्हापुर ज़िले के दूर दराज के गांव में जाकर कि कोल्हापुर ज़िले में पिछड़े वर्ग की कोई अलग बस्ती नहीं। गांव और वह बस्ती एक करने का क्रांतिकारी कार्य शाहू जी ने किया। आज कोल्हापुर ज़िले में आप देखा करेंगे कि चौगुना संपत्ति कोल्हापुर में है। कैसी चौगुना संपत्ति दोस्तों? आज कोल्हापुर में गन्ने की खेती है। हमारे कोल्हापुर का किसान देश का अमीर किसान है। कारण क्या है? कि उस समय शाहू जी ने किसानों के लिए सिंचाई का प्रबंध किया था। राधानगरी नाम का एक गांव है, वो गांव भी नए सिरे से उन्होंने बसाया था। वहाँ एक बांध बनाया और उस बांध का पानी, उसकी सिंचाई सारे परिवेश में कर दी। आज कोल्हापुर का एक तहसील कोल्हापुर ज़िले का ऐसा नहीं है कि जहाँ गन्ने की खेती नहीं, जहाँ गन्ने का कारखाना नहीं। मैं चौगुना संपत्ति की बात कर रहा था ना। आज कोल्हापुर में उसको हम क्वाड्रुप्लिकेट वाइट मनी कहाँ करते हैं कि चौगुना सफ़ेद पैसे कोल्हापुर में है। गन्ने का पैसा, दूध का पैसा, मुर्गी का पैसा, अंडे का पैसा, और बात कि उस पर एक पैसे का भी लगान नहीं, कर नहीं। कोल्हापुर रियासत का जो किसान है, वह किसान आज समृद्ध क्यों हो गया? तो उस समय 100 वर्ष के पहले शाहू जी ने ये देखा कि जब तक हमारी रियासत का किसान साधन संपन्न नहीं होगा, उसके उपज को जब तक भाव की हमी नहीं मिलेगी, दाम की हमी नहीं मिलेगी, तब तक ये किसान संपन्न नहीं होगा। उसके लिए क्या क्या किया? किसान उस समय पिछड़ा था। 100 वर्ष के पहले का कोल्हापुर रियासत का किसान पिछड़ा था दोस्तों। आज कोल्हापुर का किसान भारतवर्ष का सबसे अग्रणी किसान है। क्या क्या किया शाहू जी ने? उस समय 100 वर्ष के पहले कोल्हापुर में कृषि प्रदर्शनों का उपक्रम चलाया। आज भी कोल्हापुर में 100 वर्ष के बाद भी कृषि प्रदर्शन होते हैं, और कृषि प्रदर्शन में कोल्हापुर के लाखों किसान आते हैं। हर वर्ष नई नई नस्ल जानवरों की हम यहाँ देखते हैं, नए नए पंछियों की नस्ल देखते हैं, नए नए फसलों की नस्लों का प्रदर्शन होता है, नई फसलें आती हैं, नए फल आते हैं, और किसानों का उससे प्रबोधन होता है। तो कृषि प्रदर्शन का जो उपक्रम शाहू जी ने उस समय चलाया था, उससे किसानों की दृष्टि बदली। 100 वर्ष के पहले आज हमारे कोल्हापुर का जो जिलाधीश कार्यालय है ना, स्वराज्य भवन नाम दिया है हमने। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 100 वर्ष के पहले शाहू जी महाराज यहाँ कोल्हापुर रियासत में
एक एग्रीकल्चर म्यूजियम खोला था। खेती में जितने भी आधुनिक औजार हैं, बीजें हैं, कार्यकारी पद्धतियां हैं, फसल उपजाने की नई नई पद्धतियां हैं, उसका प्रात्यक्षिक, उसके सारे हथियार, साधन, उनका प्रदर्शन होता था। नए नए हल आते थे, नए नए जोतने के हथियार आते थे, बोने के हथियार नए नए आते थे। मुझे याद है एक छोटी सी घटना। शाहू जी का कार्यकाल है ना, ये विश्व के इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध का काल आता है। प्रथम विश्व युद्ध का काल दोस्तों 1914 से लेकर 17 तक का है। यही शाहू जी के कार्यकाल का स्वर्ण काल भी है। जब पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया तो उस समय हमारे महाराष्ट्र में, जहाँ कल कारखाने थे, किर्लोस्करवाड़ी नाम का एक गांव है महाराष्ट्र में, वहाँ किर्लोस्कर नाम का एक परिवार हल बनाने का काम करता था। लोहे के हल बनाए जाते थे। पहले विश्व युद्ध में लोहे की किल्लत हो गई। विदेश से जो लोहे का खनिज आता था उसका आना बंद हो गया और वह हल बनाने का कारखाना बंद करने की नौबत आ गई। वे किर्लोस्कर साहब शाहू जी महाराज के पास आ गए। उन्होंने अपनी दिक्कत बनाई शाहू जी को और कहा कि मैं आपके राजवाड़े में इर्द गिर्द लोहे की तोपें बिखरी हुई देखता हूँ। यदि आप बुरा न माने तो मैं एक प्रार्थना करने आया हूँ कि आज तो तोपें बेकाम हो गई, तो ये बेकाम की जो तोपें हैं वो यदि आप मुझे देंगे तो उससे मैं किसानों के लिए हल बनाऊंगा लोहे के। आपको दोस्तों सुनकर आश्चर्य होगा कि शाहू जी ने किर्लोस्कर जी को बताया कि आपको जितनी तोपें दिखाई देंगी वो आप ले जाइए और उसके हल मुफ्त में हमारे किसानों को बांटिए, आपके उत्पादन का मूल्य जरूर ले लीजिए। शाहू जी ने जिस तरह का कारोबार चलाया था उससे हमारे कोल्हापुर रियासत में, करवीर रियासत में कृषि क्रांति 100 वर्ष के पहले हो गई थी, जिसके फल आज हम चख रहे हैं। मैं और एक उदाहरण देना चाहता कि हमारा जो बहुजन वर्ग था, उस बहुजन वर्ग में शिक्षा दीक्षा का काम शाहू जी के बाद चलाने का काम कर्मवीर बाबूराव पाटिल की एक शिक्षा संस्था है। उस शिक्षा संस्था का नाम ही दोस्तों रैत शिक्षा संस्था है। कर्मवीर बाबूराव जी पाटिल ने अपनी शिक्षा संस्था का नाम रैत शिक्षा मंडली क्यों रखा? कि वे किसानों के बच्चों को शिक्षा दीक्षा देकर स्वावलंबी और संपन्न बनाना चाहते थे। इस किर्लोस्कर कारखाने से जो औजार बनते थे खेती के, कर्मवीर बाबूराव पाटिल उस समय ये औजार विक्रेता का काम करते थे। यह भी एक क्रांति की बात थी कि किर्लोस्कर जी ने अपने औजार बिक्री का जो ठेका दिया था वो कर्मवीर बाबूराव पाटिल जी को दिया था। और कर्मवीर बाबूराव जी पाटिल छोटी छोटी बस्तियों में, झुल्ली झोपड़ियों में, दूर दराज पहाड़ों में जाकर किसानों को बताते थे कि लकड़ी का औजार छोड़ दो, लोहे का औजार लेकर अपनी खेती को पुख्ता बनाओ। तो कोई भी राजा, राजर्षि शाहू जैसा राजा जब एक दृष्टि से काम करता है तो कितनी बड़ी तरक्की होती है। मैं कभी कभी शाहू जी की दूरदृष्टि देखता हूँ दोस्तों, तो मुझे हैरानी होती है कि ऐसी दृष्टि आज के हमारे राजकर्ताओं को क्यों नहीं है। कि प्रतिकूल काल में शाहू जी ने जो साहस दिखाया,
जो दूरदृष्टि दिखाई, आज हम अनुकूल काल में उसको क्यों नहीं दिखाते, इस बात का मुझे आश्चर्य होता है और चिंता होती है और खेद भी होता है। दोस्तों, शाहू जी ने न सिर्फ बहुजन समाज के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, किसानों के लिए काम किया, बल्कि व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में भी शाहू जी ने बहुत बड़ी तरक्की उस समय की थी। शाहू जी महाराज ने राजा बनने के बाद पहला काम क्या किया दोस्तों? कोल्हापुर से लेकर मेरठ तक रेलवे लाइन बिछा दी। आप कल्पना करें कि 19वीं सदी के अंत में अपने राज्य में रेल बिछाने वाला ये राजा, उसकी दूरदृष्टि क्या थी। आज कोल्हापुर के पास जो मिरज नाम का जंक्शन है, ये मिरज नाम का जंक्शन, उस जंक्शन को हमने कोल्हापुर के साथ जोड़ दिया। मिरज भी एक रियासत थी उस समय। मिरज रियासत और कोल्हापुर रियासत के बीच एक रेल का सेतु बना। और सेतु क्या बना दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये मिरज जंक्शन दक्षिण और उत्तर को जोड़ने वाला जंक्शन है। एक राजा की दूरदृष्टि क्या होती है। आज कोल्हापुर सारी दुनिया के साथ रेल के साथ जो जुड़ गया। मैं आपको बताऊं, उस समय ये रेल की पटरी कोयले पर चलती थी। आज ये रेल की पटरी बिजली पर चलती है। क्यों बिजली पर चलती है? शाहू जी का उस समय सपना था कि किसी समय ये रेल बिजली पर चले। राधानगरी का बांध जब बनाया तो बिजली का उत्पादन भी उन्होंने अपनी रियासत में किया। कोई रियासत स्वयंपूर्ण हो। मुझे कभी कभी गांधी जी की याद आती है शाहू जी को देखकर, कि गांधी जी, विनोबा ने एक ग्रामीण स्वराज्य की जो कल्पना की थी, वो परवर्ती काल में कल्पना की थी, लेकिन उसके पहले शाहू जी ने ग्रामीण स्वराज्य का सपना देखा था और अमल में लाया था। शाहू जी की दूरदर्शिता इसमें है कि परवर्ती काल में हमारे भारतवर्ष में जो नए नए सपने हमने देखे, उन सारे सपनों की बुनियाद यदि किसी राजा ने अपनी रियासत में रखी थी तो वो शाहू जी महाराज थे। शाहू जी महाराज ने अनेक प्रथाओं पर कुल्हाड़ी चलाई। जो प्रथाएं कालबाह्य है, जिससे समाज की भलाई नहीं होती, ऐसी कितनी सारी दुष्प्रथाएं शाहू जी ने अपनी रियासत में बंद की। एक प्रथा मुझे याद आती है कि उस समय देहातों में छोटी छोटी जत्राएं, मेले, यात्राएं चलती थी। गांव एक ऐसी संस्कृति है दोस्तों कि जहां गांव का जो किसान है वो वर्ष में एक बार अपनी खुशियां मनाने के लिए मेला लगाता है। उस मेले में कुछ दुष्प्रथाएं कोल्हापुर रियासत में थी। जानवरों की बलि दी जाती थी। शाहू जी ने उस समय यात्राओं में जानवरों की बलि पर पाबंदी लाई। गोवध बंदी करने वाला भी ये राजा था। कारण क्या था दोस्तों? उसमें कोई धर्म कर्म की बात नहीं थी। पशु हत्या न हो, पशु बचने चाहिए। मैं आज देखता हूँ कि आज हमारी खेती से पशु हट गए और हमारी सारी खेती यंत्र पर आकर टिक गई है। लेकिन पशुओं के आधार पर जो खेती का जो अर्थशास्त्र था, आज बिगड़ गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि भारतवर्ष में वो बिगड़ गया है, कोल्हापुर में नहीं। कोल्हापुर में हर किसान के घर में आज भी गाय और भैंसें होती है। कोल्हापुर में दूध का महापुर, दूध की बाढ़ है। कोल्हापुर महाराष्ट्र का दूध उत्पादन करने वाला एक श्रेष्ठ जिला है। कोल्हापुर जिले की ये विशेषता है। कोल्हापुर रियासत
शाहू जी की ये रियासत किसी भी क्षेत्र में पिछड़ी नहीं है दोस्तों। न अर्थ के क्षेत्र में, न सहकार के क्षेत्र में, न उद्योग के क्षेत्र में, न उद्योग के क्षेत्र में, न बैंकिंग के क्षेत्र में, न शिक्षा के क्षेत्र में। कोई जीवन का क्षेत्र नहीं कि जहाँ शाहू जी ने बुनियाद नहीं रखी थी। शाहू जी की बुनियाद पर आज हम ऐसे सशक्त और स्वावलंबी है दोस्तों कि लोगों को कोल्हापुर ज़िले का वैभव, ऐश्वर्य, विरासत देखकर गर्व होता है और ईर्ष्या भी होती है। ये ईर्ष्या निर्माण करने की समृद्धि शाहू जी ने अपने रियासत में की। साथ ही साथ वहाँ जो उपेक्षित समुदाय था, देवदासी प्रथा चलती थी, जैसे मैंने कहा ना कि जानवरों की बलि की प्रथा उन्होंने उस पर पाबंदी लाई, वैसे देवदासी प्रथा थी। देवदासी प्रथा दोस्तों नारी को मजबूर कराने वाली प्रथा थी। शाहू जी महाराज ने इस प्रथा पर पाबंदी लाई। आज हम हिंदू कोड बिल की बात करते हैं, जब भी हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की याद आती है तो दो बातों के लिए हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हैं। एक भारत का संविधान और दूसरा हिंदू कोड बिल। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हिंदू कोड बिल किया, मैं इतिहास का साक्षी बनाकर, इतिहास के सबूत आपको दिखाकर ये आपको कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि शाहू जी ने अपने कार्यकाल में हिंदू वारसा अधिनियम, हिंदू सक्सेशन एक्ट पर संशोधन किए थे। वह ऐसा एक काल था कि जिस समय हिंदू धर्म के जो परिवार थे, उन परिवारों में बेवा के लिए पति के पश्चात कोई स्थावर जंगम का अधिकार नहीं था। जो अनौरत संतानें थी उनको स्थावर जंगम का अधिकार नहीं था। शाहू जी महाराज ने उस समय हिंदू वारस अधिनियम में संशोधन करके अपनी रियासत में जो बेवाएं थी, हमारी ऐसी बहनें थी कि जिनके पति चल बसे थे, उनकी दुर्गति न हो उसके लिए उन्होंने उनके पश्चात स्थावर और जंगम संपत्ति का अधिकार बेवा बहनों को दिया। जो अनौरत संततियाँ थीं, उन संततियों के भविष्य के लिए वारस हक में संशोधन करके उनको अधिकार दिया ताकि वे अनाथ न बने। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि 100 वर्ष के पहले शाहू जी महाराज ने अपनी रियासत में अंतरजातीय और अंतरधर्मीय विवाह का कानून बनाया था। सिर्फ कानून बनाकर वे रुके नहीं, अपने निजी परिवार में ऐसी शादियां करी थी। मुझे फिर महात्मा गांधी याद आते हैं। महात्मा गांधी जी ने भी अपने परिवार में अंतरजातीय और अंतरधर्मीय विवाह की एक मिसाल कायम की थी। शाहू जी ने भी अपने परिवार में, यानी मतलब वह राजा दूसरों को सीख देने वाला, उपदेश देने वाला राजा नहीं था। चैरिटी बिगिंस एट होम की मिसाल कायम करने वाला ये राजा महात्मा गांधी को जैसे जितना हम महान समझते हैं, उसके पहले, महात्मा गांधी के पहले महात्मा फुले के कदम पर कदम रखकर इन्होंने सत्यशोधक समाज कोल्हापुर में चलाया। आर्य समाज यानी हिंदू धर्म का जो एक तरक्की पसंद रूप था, वह उन्होंने हमारे कोल्हापुर में लाया। सत्यशोधक समाज और आर्य समाज की स्थापना राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज ने कोल्हापुर में की।
उनके लिए उन्होंने शिक्षा संस्थाएं चलाई, उनके लिए उन्होंने आर्थिक सहायता दी। और जो ईश्वर और सवर्ण समुदाय समाज के पिछड़े वर्ग का शोषण करता है, उसका आधार था ईश्वर। ईश्वर और धर्म, ये दो तत्व ऐसे थे कि जिन तत्वों के आधार पर पिछड़े वर्ग का, अशिक्षित वर्ग का, उपेक्षित समुदाय का शोषण था, उस शोषण पर कुल्हाड़ी चलाने का काम शाहू जी ने कानून के आधार पर जैसे किया, वैसे समाज के व्यवहार बदलने के आधार पर भी किया था। महात्मा फुले जी ने जो सत्यशोधक समाज स्थापन किया था, उसकी बुनियाद क्या थी दोस्तों? महात्मा फुले ईश्वर को नकारते थे। उन्होंने निर्मिक एक ऐसी सत्ता 100-150 वर्ष के पहले, एकदम तो समाज में क्रांति नहीं आती। आज हम देखते हैं कि आज की तारीख में हमारे पास डॉक्टर दाभोलकर है, हमारे पास डॉक्टर कलबुर्गी है, हमारे पास कॉमरेड पानसरे है, हमारे पास गौरी लंकेश है। इनकी शहादत पर आज हम ऐसी तरक्की कर पाए हैं कि हम ईश्वर को नकार कर, धर्म को नकार कर, जाति को नकार कर, बस स्वातंत्र्य, समता और बंधुता जैसे मूल्यों के आधार पर, जो हमारे संविधान की बुनियादी बातें हैं, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान हमें दिया, इस संविधान की जो मूल्य धारा है, उसके प्रियम्बल में ये जो बातें उन्होंने हमें दी, जीवन मूल्य दिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आज 100 बरस के बाद शाहू जी का निरंतर हम स्मरण करते आए हैं, 146 बरस के बाद भी हम शाहू जी का स्मरण क्यों करते हैं? तो उसका कारण एकमात्र ऐसा है कि उन्होंने जो जीवन दृष्टि हमें दी थी, उस जीवन दृष्टि को सिर्फ एक कर्मकांड के रूप में, नमन के रूप में उसको हमें अपनाना नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि आज की तारीख में उस विचार को हम कैसे अमल में लाएं। शाहू जी महाराज ने अंतरजातीय और अंतरधर्मीय विवाह का जो नारा लगाया था, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग हैं कि जो अंतरजातीय और अंतरधर्मीय विवाह की हिमायत करते हैं? सुधार और संशोधन दोस्तों भाषणों से नहीं होता। शाहू जी महाराज की विशेषता यदि आप मुझे पूछेंगे, उसका बड़प्पन किस में है, तो वह राजा बोलने वाला राजा नहीं था, वो भाषण देने वाला राजा नहीं था। भाषण बहुत कम दिए, बुनियादी भाषण दिए उन्होंने, लेकिन भाषण की अपेक्षा कृति को प्रमाण मानने वाला ये राजा था। यदि उनका नमन आज हम उनकी बहिष्कृत परिषद की शताब्दी और छात्रावास की शताब्दी के उपलक्ष्य में करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम जाति पाति से ऊपर उठें। हमारे रोटी बेटी के व्यवहार जाति और धर्म की दीवारें तोड़कर हमें होनी चाहिए। जिस समाज को मैं देखता हूँ, अक्सर मैं भी पिछड़े और उपेक्षित समुदाय का काम करता हूँ। पिछले 40, 50, 60 बरसों से मैं इसको करता आ रहा हूँ दोस्तों। आज 70वीं उम्र में दुनिया देखने के बाद, दुनिया के कितने देश दोस्तों मैंने देखे। पूरा यूरोप मैंने देखा, पूरा एशिया मैंने देखा, 20-25 जो देश मैंने देखे। मैं देखता क्या हूँ, जापान में जब गया था तो मैंने देखा कि वहाँ का जो समुराई नाम का एक विशेषाधिकार वर्ग था, जिसको हम सवर्ण कहा करते हैं हमारे संदर्भ में, वहाँ का जो सवर्ण वर्ग था, उस सवर्ण वर्ग ने स्वेच्छा अपने विशेषाधिकार छोड़े। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि आज हम एक ऐसी कगार पर आकर खड़े हैं
कि नौकरियां सिकुड़ रही हैं। आरक्षण तो हमें मिल गया नौकरी में, शाहू जी ने भी दिया था और संविधान में ने भी हमें दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछड़े और शोषित वर्ग समुदाय को आज कौन सा मार्ग अख्तियार करना चाहिए। महाराष्ट्र में एक अच्छी बात हो गई कि पिछड़े समुदाय के लोग आजकल उद्योग में भी आ गए हैं। जो पिछड़े वर्ग के उद्योगपति है, महाराष्ट्र में उनका संगठन है। मैं आप भारतवर्ष के सारे पिछड़े वर्ग के शोषित भाई बहनों को बताना चाहूँगा कि हमें एक नई दृष्टि को अपनाना चाहिए। वो दृष्टि क्या है कि नौकरी सिकुड़ती जा रही है, सेवा अवकाश खत्म हो रहे हैं, सेवानिवृत्ति का प्रावधान खत्म होता जा रहा है। ऐसे काल में हमें नई पीढ़ी के लिए एक उद्योग, व्यवसाय, खेती को तरक्की पसंद तरीके से करने की दृष्टि हमें देनी चाहिए। हर समय दोस्तों एक नई दृष्टि लेकर आता है। शाहू जी का नमन करते समय हमें ये देखना चाहिए कि हम शाहू जी के विचारों को वर्तमान संदर्भ में, समकाल के संदर्भ में जब तक हम बदल कर इसको मैं रेखांकित करना चाहूँगा। बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं चलेगा। वर्तमान की चुनौतियां देखकर जब तक हम शाहू जी के विचार को बदल कर अपनाएंगे नहीं, तब तक शाहू जी का हमारा नमन एक कर्मकांड सिद्ध होगा। मैं दोस्तों आपको आह्वान करता हूं कि हम कर्मकांड से मुक्त होंगे और एक नए सिरे से, नई दृष्टि से शाहू जी के विचार, कार्य और जीवन को अमल में लाएंगे। धन्यवाद। बंद काय मला माहिती. डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू? नो. हे नो आहे ना. मला फ्रेश आहे ते. हे कंटिन्यू